यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त 5 और 6 अगस्त 2019 को भारत की संसद में पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, इन दोनों ही आर्टिकल्स को, आर्टिकल 35A को पूरी तरह से हटा दिया और आर्टिकल 370 में संशोधन करके उसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जो एक आंदोलन चला था 1950 की शुरुआत में, एक विधान एक निशान एक प्रधान का, वो सपना, वो संकल्प भी इन्हीं दो प्रस्तावों के पास होने के बाद पूरा हुआ। कहा यह गया कि जम्मू कश्मीर का जो इंटीग्रेशन है ये उसकी अंतिम चरण की अंतिम प्रक्रिया थी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का जो अधिमिलन 26 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन पूरा हुआ था, उसके बाद जो इंटीग्रेशन की, एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो प्रक्रिया भी अंततः खत्म हुई। हालांकि इसमें 70 साल लगे। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये 70 साल क्यों लगे। क्या ये पहले हो जाना चाहिए था? क्या गड़बड़ियां रही, क्या कमियां रही, और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में क्या क्या खामियां, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स, वहां पर क्या क्या संवैधानिक दिक्कतें, या फिर भारत को किस तरह से आतंकवाद जैसे मसलों से जूझना पड़ा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है संविधान विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार टी.के. दुबे जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को भी 1 साल हो गया है। क्या ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है? एकीकरण पूर्ण हुआ? कैसे देखते हैं? 1 साल में कुछ चेंजेस आने हुए हैं या फिर उसको ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी? देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो अभी भी देश में पूर्ण रूप से एकीकरण कंप्लीट नहीं हुआ है जो अभी होना चाहिए था। हमारे पास अभी भी रेजिमेंट्स अलग अलग हैं, हमारे पास अभी भी शिक्षा प्रणालियां अलग अलग हैं, हमारे पास अभी भी कोर्स एंड सिलेबस अलग अलग हैं। ये सरकार लगातार इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही। इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि देश में एक तरह की पढ़ाई, एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की लैंड व्यवस्था, एक तरह की फौज की व्यवस्था, सब एक व्यवस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। एकीकरण मतलब सब कुछ एकात्मय हो गया। ये दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब हम 47 में स्वतंत्र हुए और उसके बाद हमने लैंड तो एकीकृत कर ली, जो जमीन का टुकड़े थे इनमें जो डिस्क्रिपेंसीज हमको दिख रही थी वो तो हमने अधिमिलन कर लिया। अधिमिलन का मतलब होता है कि हमने जो हमारा पहले मिलन था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग मिलन कर लिया, लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए अपने को बहुत सारे विधियों की, बहुत सारे कामों की जरूरत थी जो हमने नहीं करी। ये अच्छा हुआ कि 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने जम्मू कश्मीर की जो लैंड की समस्या थी, यानी कि जो विधियों की समस्या थी, जो विधियों की वजह से समस्या हो रही थी, वो विधियों की समस्या इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्चुअली खत्म कर दी। अब उसमें हकीकत में पीछे भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी कि हकीकत में अभी काम बहुत बाकी है। जैसे लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज का ऑर्डर आया, वहां अभी डोमिसाइल का ऑर्डर आया, ये सब अभी वहां चल रहा है। और मुझे लगता है पूरे देश में, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में इस तरह की समस्याएं हैं जिसको सरकार पूरा करने की कोशिश करी। हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए कि भाई देश में एक प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, ये भी एक एकीकरण की ही व्यवस्था है जो दुर्भाग्य से नहीं पूरी हो पाई थी हमारे देश में, जो अब पूरी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है और ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है और हमारे देश को एक दिशा दिखाने की बात है। उसमें जम्मू कश्मीर एक अहम भूमिका में था और जम्मू कश्मीर में कुछ समस्याएं ज्यादा थी और वो समस्याओं का मूल कारण विधियों में ही व्यवस्था नहीं थी। तो विधियों में व्यवस्था करके उन्होंने एटलीस्ट तो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या जो लेजिस्लेटिव कहीं पर बाधाएं थी वो तो पूरी कर ही दी हैं। बाकी सब अभी प्रयास धीरे धीरे किए जा रहे हैं जिसको कंप्लीट करने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। जी। जो 26 अक्टूबर 1947 का जो अधिमिलन हुआ था, महाराजा के साइन के बाद किसी दूसरी प्रक्रिया की जरूरत तो थी नहीं। फिर ऐसी क्या मजबूरियां थी, क्या कुछ शर्तें थी जिसका दावा
आपने कहा, आपने देखा होगा कि कई बार अब्दुल्ला फैमिली, महबूबा मुफ्ती ये सब करते रहे हैं। क्या मजबूरियां थी कि 370 को जम्मू कश्मीर के संबंध में लाना पड़ा और इतने लंबे साल तक फिर इसको झेलना पड़ा? टेम्पररी कहा गया, लेकिन टेम्पररी कहते कहते भी 70 साल झेल लिया। ऐसा क्यों हुआ? हरदीप जी, उसके लिए हमको बैकफ्लैश में जाना पड़ता है और हमको 47 में दोबारा उतरना पड़ता है। इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, एकीकरण अधिमिलन की प्रक्रिया है, वो अधिमिलन की प्रक्रिया अपने को समझनी पड़ती है। अगर अधिमिलन की प्रक्रिया हमने ना समझी तो अपने को ये एक समस्या दिखाई देती है। अधिमिलन की प्रक्रिया ये है कि इनिशियल लेवल पर हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया सभी स्टेटों के साथ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लागू एक्सेप्ट करने के बाद उसके अब एक ट्रांजिशन पीरियड था। उस पीरियड में हमने बहुत सारे इश्यूज सेटल करने हैं। केवल इतना कह देने से कि हमने अधिमिलन कर लिया है, उससे ये तो कंफर्म हो गया कि वो भारत बन गया, मतलब भारत है, और भविष्य में अब ये भारत से बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन भारत से बाहर जाने के अलावा जो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए तो बात होनी थी, इसलिए कुछ कोविनेंट साइन हुए। उन कोविनेंट्स के साथ साथ बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सब्सिक्वेंट एक्सेशन साइन हुए। मैं आपको याद दिलाऊं कि पद्मानाभ स्वामी मंदिर जो है त्रावणकोर का, जो अभी बड़ा इशू आया, आप उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा जब इंटीग्रेशन की प्रोसेस चल रहा था, एक्सेशन चल रहा था, तो एक्सेशन में जो गृह मंत्रालय ने, या उस समय स्टेट्स का मंत्रालय हुआ करता था, उस मंत्रालय ने वो जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में उस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन राजा को दिया था। और तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सफिशिएंट नहीं था, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। वो चीजों में अपने को 26 अक्टूबर से लेकर और 10 अक्टूबर सन 1949 तक टाइम लगा। 10 अक्टूबर 1949 को हमने जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मर्ज किया और सरदार पटेल का स्टेटमेंट आया 10 अक्टूबर सन 1949 को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, ये स्टेटों में भेजा गया। इन स्टेटों ने प्रोक्लेमेशन जिस दिन किया, उस दिन ये संविधान उन स्टेटों में लागू हो गया। तो दो प्रक्रियाएं हैं, बल्कि हम कहना चाहें तो तीन हैं। एक ये है कि हमने सबसे पहले एक्सेशन साइन किया, मेमोरेंडम हो गया, या हम ये कहें कि हमने फंडामेंटली वो नए भारत का हिस्सा होगा, वो नए भारत में रहेगा, ये तय किया। फिर हमने राजा के इश्यूज सेटल किए, और तीसरी स्टेज जो फाइनल स्टेज थी, उस स्टेज में हमने जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, वो संविधान केंद्रीय पार्लियामेंट के अडॉप्ट करने से पहले वो संविधान स्टेटों में भेजा गया, और स्टेटों ने प्रोक्लेमेशन करके उसको अपने यहां लागू किया। अब प्रोक्लेमेशन करके जब संविधान लागू किया और उन्होंने कहा कि आज से हमारे राज्य का संविधान भारत का संविधान ही होगा। जम्मू कश्मीर के राजा ने भी 25 नवंबर सन 1949 को यही प्रोक्लेमेशन किया, जैसे बाकियों ने किया। प्रोक्लेमेशन के बाद अब वहां संविधान लागू हो गया। लेकिन उस स्टेट में कुछ समस्याएं थी। वो समस्याओं को अगर आपको जानना हो तो 17 अक्टूबर सन 1949, ये 10 अक्टूबर, 26 नवंबर और 17 अक्टूबर बीच में है। 17 अक्टूबर को संविधान जब तैयार हो गया था, अडॉप्ट होने जा रहा था, उससे पहले 17 अक्टूबर को प्रीएम्बल पढ़कर हमको संविधान बंद करना था। 17 अक्टूबर को गोपाल साहब अयंगार आए, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विषय में एक नया संविधान हम रखना चाहते हैं, एक नया प्रावधान रखना चाहते हैं। ये जो आर्टिकल 370 है, उस समय आर्टिकल 306 कैपिटल ए के रूप में रखा गया, और ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। यानी कि 26 अक्टूबर को जब एक्सेशन हुआ तो 26 अक्टूबर 1947, 48, 49 और 49 की 17 अक्टूबर, लगभग 2 वर्ष तक ये आर्टिकल 370 उसका हिस्सा ही नहीं था। तो क्या हुआ, गोपाल सिंह अयंगार ने कहा कि देखिए कुछ समस्याएं हैं इस स्टेट में, वो उन समस्याओं का निदान तो हम ही करेंगे, इसलिए संविधान में हमको प्रावधान रखने पड़ेंगे। उन प्रावधानों के रूप में उन्होंने कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर में अभी अभी युद्ध हुआ है, आधे से ज्यादा भूमि पाकिस्तान के कब्जे में है, लोग भयावह स्थिति में हैं, इसलिए इस संविधान को पूर्ण रूप से भी लागू करना उचित नहीं होगा। तो हमको जम्मू कश्मीर को थोड़ा समय देना चाहिए कि वो नॉर्मल हो जाए, तब हम इसको पूर्ण लागू करेंगे। जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो गया है, वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि स्टेट अगर नॉर्मल नहीं हुआ है तो हम अभी उसको इन्फोर्समेंट में ना लाएं, उसको
इन्फोर्समेंट में न लाएं, इसके लिए 370 बनाया कि टेम्परेरीली हम पूरे संविधान को राज्य में इन्फोर्समेंट में लाने से पहले कुछ रोक रहे हैं। तो टेम्परेरीली जब उसको रोका गया तो आपको प्रावधान तो बनाने ही पड़ेंगे, 370 बना दिया। अब ये कहा कि अगर 370 बन गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू ही नहीं होगा तो स्टेट कैसे चलेगा? तो हमने कहा आर्टिकल 370 की क्लॉज 3 में कि भाई अगर वहां स्टेट लेजिस्लेशन चाहें तो वो रिकमेंड कर देगा, हम वहां लागू कर देंगे, समस्या कहां है? जैसे जैसे वहां नॉर्मल होता जाएगा वैसे वैसे संविधान वहां लागू करते चले जाएंगे। समस्या वहां तक नहीं आई थी, समस्या आई सन 1954 में। 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसके माध्यम से संविधान को वहां लागू करना था, क्योंकि 370 ने कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद वहां लागू होगा, एक एक करके इन्फोर्समेंट में आएगा। तो इन्फोर्समेंट में लाना था। इन्फोर्समेंट में लाने के लिए इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 35 कैपिटल ए डाल दिया, जो आर्टिकल है संविधान में नहीं है। संविधान में सिर्फ 370, और उसने कितनी पावर दी? उसने पावर सिर्फ इतनी दी कि इस संविधान को राज्य में लागू करने के लिए राज्य से बात कर धीरे धीरे करके लागू कर दो। तो वहां लागू करने के लिए आपको 10 अच्छे लगते 10 कर देते, 20 अच्छे लगते 20 कर देते, 100 आर्टिकल अच्छे लगते 100 कर देते, जैसे जैसे स्टेट नॉर्मल थी। लेकिन आप नया आर्टिकल बनाकर वहां पर ले जाएंगे, ये तो आपको राइट ही नहीं था। लेकिन आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ऐसा आर्टिकल 35 कैपिटल ए नाम का आर्टिकल जोड़ दिया, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकलों में संशोधन करके वहां लागू कर दिया, जो आपको अधिकार नहीं था। देश ने कभी पूछा नहीं और समस्याएं होती चली गई। राज्य की लेजिस्लेशन को वो हथियार मिलते चले गए, और राज्य के पॉलिटिशियन को हथियार मिलते चले गए, तो उनकी रोजी रोटी उस पर चल गई। और वो लंबे समय तक जंग वैसा बना रहा तो उसमें लग गई जंग, और जंग लगने की वजह से ये सारी समस्याएं समझ में आई। अब जो नई पीढ़ी आई ना, नई पीढ़ी को पता ही नहीं था कि ओरिजिनल प्रक्रिया क्या चली। नई पीढ़ी को तो ये समझ में आया कि भैया ये हमें स्वायत्तता टाइप की हमको मिल रखी है, जो उमर अब्दुल्ला और उनके बाप दादों ने समझाया, तो कहा ये तो हमें ऐसे मिली हुई है। अब नई पीढ़ी ने ना संविधान पढ़ा, ना जम्मू कश्मीर में संविधान पढ़ाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो संविधान था 2019 से पहले, वो वहां पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि उस संविधान में लिखा है कि नाउ द जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके संविधान में जो स्टेट लोकल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू नहीं हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो वहां व्यवस्था चाहिए थी, तो एक लोकल कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था टेम्परेरी। उसमें लिखा था जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो अगर पढ़ा देते तो यूथ को समझ में आ जाता कि भैया जम्मू कश्मीर तो इंटीग्रल पार्ट पहले से लिखा है, इसलिए है नहीं। उन्होंने वो पढ़ाना ही बंद कर दिया और यूथ को कंफ्यूज कर दिया। नतीजा निकला कि यूथ कंफ्यूज हुआ, देश के लोग कंफ्यूज हुए, और रॉन्ग राइटिंग्स, जिनको आप ये अर्बन नक्सल्स कहते हैं ना, इन्होंने लिख कर नए यूथ को ये पढ़ा दिया नहीं, जम्मू एंड कश्मीर हैविंग द स्पेशल स्टेटस, और जम्मू एंड कश्मीर अलग है, संविधान अलग है। और वो पाकिस्तान भी कह रहा था और ये भी कहने लगे। ये समझ में आया कि पूरा देश हो गया कंफ्यूज। उस कंफ्यूजन को हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने उसको दूर किया। दूर करने के बाद देश को जब समझ में आने लगा तो नहीं था, लोगों को जब समझ में आने लगा। लेकिन जैसे कि दावा तो ये किया, जैसे कि आपने कहा कि अर्बन नक्सल जो राइटिंग है उसमें कहा गया कि स्पेशल स्टेटस है, जबकि संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, टेम्पररी उसको माना गया था। गड़बड़ियां कहां हुई कि इसकी वजह से दिक्कतें कहां हुई, जिसको हटाना बेहद जरूरी था। ऐसी वो क्या स्थितियां पैदा हो गई थी जिसको हटाना जरूरी था पहले से भी, और अब तो एकदम हटाना ही था। गड़बड़ियों को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एक सामान्य सी बात आप समझ लीजिए कि आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं या घर का कोई कमरा सजाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती कि उसका एक थीम बनाएंगे आप, उसके कुछ कानून बनाएंगे, मतलब घर में एक रेगुलेशन टाइप का बनाएंगे। भाई ये व्यक्ति इधर जाएगा, ये नहीं जाएगा, बाहर वाला आएगा वो कहाँ बैठेगा, घर वाला आएगा वो कहाँ बैठेगा, महिलाएं कहाँ बैठेंगी, पुरुष कहाँ बैठेंगे, ये सब आप तय करते हैं ना बनाते समय। तो ये जब तय हो रहा था कि ये कैसे चलेगा, उस तय करने की सिचुएशन में लेजिस्लेशन ने जो भूलें की और उसको वहां इंप्लीमेंट में लाना था, उसने इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया, समस्याएं वहां से आनी शुरू हुई। और जैसे हमने कहा कि आप घर बनाना चाहते हैं वैसी थीम, और जो थीम बना लेंगे फिर आप उसी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहेंगे। तो जो थीम हमने यहाँ बनाई थी, इस जम्मू कश्मीर की बनाई थी, उस थीम में आपने कानून बनाकर उनको खेलने का अधिकार दे दिया, और जिसको खेलने का अधिकार हो गया वो 2-2 पीढ़ियों तक खेलता रहा। नतीजा निकला कि उसने जो ओरिजिनल बात थी वो भुलाई थी। एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो कभी कभी झूठ को भी लोग सच्ची समझ लेते हैं।
तो वो वहां पर ऐसी सिचुएशन बन गई कि लोगों को बिल्कुल रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी गई और रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से 370 का इंटरप्रिटेशन ही उल्टा कर दिया गया। 370 टेम्परेरी था, कब तक के लिए? जब तक वहां समस्याएं हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा 370 टेम्परेरी है, कब, क्यों? क्योंकि सब पूर्ण इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो अब देखो, दोनों एक ही बात पर है, हम भी कह रहे हैं टेम्परेरी है, वो भी कह रहे हैं टेम्परेरी है। वो कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि इसको अलग जाना था, हम कह रहे हैं टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि वहां कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान तक इसको रखना था, टेम्परेरी ट्रांजिशन। और समस्याएं जैसे जैसे निजात होता चला गया वैसे वैसे संविधान लागू होता चला जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार ने 300 से ऊपर आर्टिकल्स वहां लागू करवाए इसी विधि से। 370 ने ही 300 से ऊपर आर्टिकल वहां लागू करवाए समय समय पर। उनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 101, 102, 103 ऐसे आते चले गए और जो जो आर्टिकल वहां पर लागू हो सकते थे वो फटाफट लागू करवाए। लेकिन राज्य में, देश में एक ऐसी पॉलिटिक्स डेवलप हो गई, लोगों के दिमाग में डेवलप कर दी गई कि 370 मतलब जम्मू एंड कश्मीर कुछ और, भारत के बाहर। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट था इसलिए वहां से फंडिंग हुई होगी, उन्होंने ज्ञान इनको दिया होगा, इन्होंने ज्ञान को लिख लिख कर देश को उल्टा सीधा समझा डाला, जम्मू एंड कश्मीर में भी उल्टा समझा डाला। अब लिखा कुछ भी हो लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि सच क्या है। तो जब दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा सच क्या है तो फिर कैसे सच पता लगेगा? तो सच पता लगेगा कि जब जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने उस पर अध्ययन करने के बाद उसके एक एक प्रावधान, एक एक आर्टिकल, एक एक सब क्लॉज, एक एक क्लॉज को निकाल कर बाहर रखा और कहा इसको बताओ क्या लिखा है। जब जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते थे नहीं इसमें ये लिखा है, तो अध्ययन केंद्र के लोग कहते थे इसका मतलब बताओ, इसको पढ़ा है, सिर्फ अंदर पढ़ लो इसके। तो हमने जब अंदर पढ़ा तो बताओ भैया कहाँ लिखा है स्पेशल स्टेटस है, हमने कहा अंदर लिखा है, बताओ ये कहाँ लिखा टेम्परेरी है, जाएगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब उन लोगों को ये समझ में आया कि हकीकत में हमारे इंटरप्रिटेशंस रॉन्ग थे, गलत इंटरप्रिटेशन हमको सिखाए गए, देश को भी समझ में आया गलत इंटरप्रिटेशन हमको सिखाए गए, तब इसके निजात निकलने शुरू हुए, लोग पोलाइट होना शुरू हुआ और उसके साथ साथ सरकार दबंग बैठ गई। और उसको भी समझ में आया सरकार के डिसीजन लेने के अपने तरीके हैं, उनको समझ में आया समय आ गया है, जाना है, उन्होंने हटा दिया। अब जिसको जो कहना है इंटरप्रिटेशन करो, तो इंटरप्रिटेशन तो सरकार ने कर दिया, कोर्ट ने भी प्रेमा फसाई उसको, पूर्ण रूप से अभी तो केस चल ही रहा है, लेकिन प्रेमा फसाई तो यही लग रहा है कि कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही था। तो ये सारा गेम क्या है कि जो आपने नियम बनाए हैं उन नियमों को झुटलाकर देश को बताओ और देश को बताकर इतना बरगला दो कि आने वाली पीढ़ी समझे ये सच है। कैसे मैं बताता हूं, जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मेरे घर में जो कह देता था हम वही सच समझते थे कि ये सर्वथा सच है। और हमको ये लगता था क्योंकि वो माँ मेरे को मारती थी तो हमको लगता था मेरी दादी के ऊपर भी अगर कोई कमांडर है ना तो वो मेरी माँ है। तो हम अपनी दादी की शिकायत अपनी माँ से करने जाते थे, क्यों? क्योंकि हमको लगता था ये मारती है, यही जो है कमांडर इन चीफ है। जबकि हकीकत ये थी कि मेरी दादी उनकी सास है। तो क्या है कि वो बचपना होता है, बचपने में आप इंटरप्रिटेशन गलत कर गए जिसकी वजह से आप दादी को माँ के सबऑर्डिनेशन में मान गए, जबकि मेरे पिता की माँ है वो। तो क्या है कि जब आपने वो एक क्लॉक बना लिया ना, उस क्लॉक की वजह से लोगों को लगा कि नहीं ये जो वामपंथी बता रहे हैं यही सच है। बाद में जब हकीकत सामने आई तो पता लगा कि नहीं मेरी दादी जो है मेरी माँ की भी माँ है, हकीकत ये है। और जिस समय वो समझ में आया उस समय सब सॉल्व हो गया। तो ये जो पूरा प्रकरण था ना जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 का, ये पूरा प्रकरण है मिस कोडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन का और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का। बाकी इसमें टेक्निकली बहुत फॉल्ट नहीं था। तो मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कोडिंग की वजह से जब आपको हटाना था तो आपने समय पर हटाया नहीं। जैसे आपके पास कोई हथियार है, अभी हमने सुना होगा कि सुखोई रफेल को लेकर आए, 2 सुखोई रफेल को अंदर लेकर आए, दोनों पीछे से कमांडर की तरह लगे, लेकिन साथ में लोगों ने बताया ये अगले साल आउटडेटेड हो रहे हैं, जा रहे हैं, इनका समय पूरा हो गया। समय पूरा होने के बावजूद अगर हटाओगे नहीं उसको तो यही सुखोई आपके आदमी को मारने लगेगा और एक्सीडेंट करेगा और आपके पायलट को भी साथ में ले जाएगा, आपके एयरफोर्स के जमात को ले जाएगा। तो 370 आपने बनाया था, उसको समय पर हटाना था, उसको नहीं हटाया, उसने नासूर कर दिया। तो ये मेन गेम जो हुआ वो हुआ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कोडिंग और टाइम पर निर्णय न लेने का।
निर्णय इसलिए 70 वर्ष लग गए, लेट हुआ। लेकिन जी। निर्णय तो ले लिया गया है, 1 साल हो गया है। हाँ ठीक है अब ना। किस तरीके से आपने देखा कि पिछले 1 साल में जो बदलाव आए हैं, संवैधानिक अगर जो अधिकारों की बात करें, वहां पर अधिकार, नई डोमिसाइल पॉलिसी भी आई है। अब वहां पर जो चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो, एलजीबीटी के अधिकार हो, विकलांगों के अधिकार हो, जो अब तक नहीं थे, या फिर पंचायती राज व्यवस्था हो, आप इस पिछले 1 साल को किस तरीके से देखते हैं? बनिस्बत अगर हम तुलना करें पिछले 70 सालों की, ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो बदलाव आया है वो एक्चुअली करेक्शन है, बदलाव नहीं। सब कुछ था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि आपने क्लॉक बनाकर रखे थे और वहां की सरकार को उससे खेलने का अवसर मिल रहा था। जिस दिन संविधान आपने पूरा लागू कर दिया 2019 में, उस समय हर वो व्यक्ति जो जम्मू एंड कश्मीर में निवास करता है वो दिल्ली के व्यक्ति के बराबर स्टेटस पर आ गया। वो दिल्ली में जो अधिकार लेगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लेगा। जम्मू एंड कश्मीर में जो रहता है उसको जम्मू एंड कश्मीर के बराबर के अधिकार है। अब जब बराबर के अधिकार होंगे तो जिसको मिल रहे थे वो और जिसको नहीं मिल रहे थे उसके अधिकार आपने अब कंफर्म कर दिए कि भाई अब ये अधिकार इसको मिलेंगे। उससे पहले लेजिस्लेशन ने कानूनी प्रक्रिया चूंकि ऐसी जटिल बना दी थी, इसलिए लेजिस्लेशन ने या वहां की पॉलिटिकल अथॉरिटीज ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में लोगों को अधिकार दिए ही नहीं। तो ये तो पक्की बात है कि अगर आप किसी को मारना चाहें लेकिन उसकी सांसें चलती रहें तो क्या करना पड़ेगा? तो आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए जो मूल अधिकार हैं वो अधिकार छीन लीजिए। और इन्होंने वही किया था, 4 मूल अधिकार छीन लिए लोगों के। क्या क्या छीना? उन्होंने कहा कि यहां रहने का अधिकार, यहां हायर एजुकेशन का अधिकार, यहां पर वजीफा फंडिंग का अधिकार और गवर्नमेंट से आपको मदद का अधिकार, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अधिकार। आप किसी भी व्यक्ति के ये 4 अधिकार छीन लीजिए, उसको जिस राज्य में भी रखिए और उसके 4 अधिकार ये छीन लीजिए। इसको पॉलिटिकल किलिंग कहेंगे। वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा और हाशिए पर जाता चला जाएगा, तो ये कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएगा। और मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएगा तो हमारा पॉलिटिकल रेवलरी कभी जीत नहीं पाएगा। तो ये शेख अब्दुल्ला ने खेला उस समय। लेकिन समस्या ये है कि 3 पीढ़ियों तक, एटलीस्ट 3 पीढ़ियों, तो ये चौथी पीढ़ी है जिसको अधिकार मिले हैं। 3 पीढ़ियों को आपने अधिकार रहित ही मार दिया। बिना अधिकार के 3 पीढ़ियां खत्म होंगी साहब, चली गई संसार छोड़कर। तो ये स्वतंत्र भारत में या किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में संसार में नहीं हुआ होगा जो भारत में हुआ। हम मुस्लिम कंट्रियों की बात नहीं करते क्योंकि वो अपने ही दूसरे आलाप में रहते हैं, लेकिन उन्हीं मुस्लिम कंट्रियों की तर्ज पर उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में लगाने की कोशिश की और नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर को इतना बिगाड़ कर रख दिया कि आम आदमी को भी वहां जो मूल अधिकार, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं मिली। जिनको अधिकार नहीं दिए उनको संविधान के नाम से छीन लिया और बाकियों को आपने, हम ऑटोनॉमस हैं, हम अलग हैं, हम स्पेशल स्टेटस, उसके नाम से उसको वंचित कर दिया। ना उद्योग लगने दिए, ना कॉलेज बनने दिए, ना अपने वहां सड़कें बनने दी, ना वहां मेडिकल कॉलेज बनने दिए। क्या भाई, हम तो अलग हैं, जब हम अलग हो जाएंगे तब हम बनाएंगे। तो 3 पीढ़ियां मेडिकल फैसिलिटीज के बगैर चली गई वहां से, 3 पीढ़ियां बिना एजुकेशन के चली गई वहां से। तो कुछ तो संविधान के नाम से ठगा कि संविधान में है इसलिए, और कुछ को स्वतंत्रता के नाम से ठगा और कुछ को इस्लाम के नाम से ठगा। नतीजा निकला कि प्रदेश की पूरी जनता ठग गई। आज पिछले 1 साल में जब उसी जनता को लगता है कि नहीं हमको तो ये मिल सकता है संविधान से, तो वही जनता वो विद्रोह का मोड छोड़कर वो जो ऑब्जेक्शन रोज लगाती थी वो खुश है। वहां पंचायत चुनाव हुए, लोग देखो कितने खुश हैं। दिल्ली में आकर उन्होंने गृह मंत्री के साथ बैठक करी, दिल्ली में आकर कितने खुशहाली में उन्होंने कहा कि साहब हम तो जिंदगी जी गए हैं। तो जो वहां पॉलिटिक्स थी उसने वहां जीवित ही नहीं रहने दिया किसी को। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कदम है भारत की डेमोक्रेसी में, खास तौर से ह्यूमैनिटी को लेकर, मानवता को लेकर, इस कदम ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को प्राण दे दिए, जो 370 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 की वजह से छीन लिए थे। जी। अब तो अब आगे हम भविष्य की ओर देखना चाहिए, पड़ेगा हमें।
एक आप इस बीच में वहां की पॉलिटिक्स को अगर देखें तो आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने दो दो आर्टिकल लिखे हैं द इंडियन एक्सप्रेस में और द वायर में। स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड वापसी जब तक नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी 370 की भी बात की है, लेकिन वही थोड़ा सा ढीले ढाले स्वर में अगर हम कहें तो क्या ये मान ले कि लगभग ये माना जा चुका है, वहां की राजनीति भी ये मान चुकी है कि अगर कुछ मांगा जा सकता है तो स्टेटहुड की वापसी ही संभव है, 370 या 35A की वापसी संभव नहीं है। इसको अब आप कैसे समझें? हम आपको बताएं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती नीचे नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ती, विधानसभा लड़ती है, लोकसभा लड़ती है, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ती, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ती। मालूम क्यों? क्योंकि नगर निगम और पंचायत में उनका जो स्ट्रक्चर है ना वही नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स नीचे नगर निगम तक अब है ही नहीं। वो एक जातिवाद की पॉलिटिक्स थी जो हवा में चलती थी और हवा में चुनाव जीत जाती थी। लेकिन एक कैडर चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जो मायावती ने नीचे चुनाव न लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी कि हम नीचे नहीं लड़ेंगे, उसका कारण उनका कैडर का ना होना था। ये जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, हकीकत यह है कि पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को यह समझ में आ गया है कि इनसे बड़ा ठग हमारे पास नहीं है। और जब पंचायत चुनाव करवा दी तो नई पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार कर दी वहां। नई पॉलिटिकल लीडरशिप साल भर में अपने आप को उसने अपने पैर जमा लिए। अब सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ये जाएंगे, तो अगर हम कहेंगे ये जा रहे हैं तो इनको वहां पूछेगा कौन? इनकी पॉलिटिक्स के लिए इनके पास लोग भी तो होने चाहिए, इनकी पॉलिटिक्स के लिए इनके पास स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, इनकी पॉलिटिक्स के लिए इनके पास काडर भी तो होना चाहिए। वो काडर तो साल भर में ध्वस्त हो गया। जो इनके लोग थे वो पंचायत चुनाव लड़ लड़ के प्रधान हो गए, सरपंच हो गए। अब वो सरपंच क्या उमर अब्दुल्ला की बात सुनने वाला है? जब इनकी बात ही नहीं सुनेगा तो ये क्या करेंगे? इनके पास एक सलूशन है कि हमें जब तक ये 3 टांग की चिड़िया नहीं दे दोगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। इनको वो 3 टांग की चिड़िया चाहिए, और 3 टांग की चिड़िया इनको मिल नहीं सकती, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जो ये कह रहे हैं स्टेट होना में चाहिए और ये संभव नहीं है, तो ये वो मांगेंगे जो ला नहीं सकते। तो खिसियाना आदमी क्या कहेगा? आपने 3 इडियट देखी है? 3 इडियट में वो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो वो ट्यूब निकालता है और कहता है ये एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। वो पेस्ट की ट्यूब निकालता है और उसके हाथ में खोल देता है। तो ये वो बात है, कहता अब डाल के देखा। तो ये जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये वही कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं दोगे तब तक हम जाएंगे नहीं। ये जाकर तो देखें एक बार, अपने आप को जमा तो लें, फिर स्टेटहुड मांगना। आप वहां चीफ मिनिस्टर बन जाओ ना, चीफ मिनिस्टर बनकर स्टेटहुड मांगने में ज्यादा पावर शक्तिशाली हो गए। लेकिन सवाल यह है कि चीफ मिनिस्टर बनने अगर वहां चले गए और धुल गई जितनी भी थोड़ी वो साग बची है वो धुलकर बराबर हो गई तो किसी लायक नहीं बचेंगे। तो आज इनको समझ में आया कि यही जो चिल्ला सकते हो वो चिल्ला ले, तो कम से कम ट्विटर युद्ध में तो आगे रहोगे। स्ट्रक्चर तो भंग कर दिया वहां, तो ट्विटर युद्ध में ही कम से कम फोटो खींचती रहे, लोग समझते रहे। और इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये तो इनके फेवरेट हैं, द वायर, एनडीटीवी, कम से कम इनसे तो रोजी रोटी चलती रहेगी ना। एक एक राइटिंग के आपको भी, आप तो पत्रकार हैं, आपको मालूम है इस तरह के पॉलिटिकल लीडर एक एक राइटिंग लिखते हैं तो कितने कितने पैसे मिलते हैं। परिवार चलाने के लिए भी तो इस समय पैसे चाहिए होंगे। जेल से छूट कर आए वहां तो फ्री का खा रहे थे, अभी बाहर आए हैं तो कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो कुछ इंटरव्यू इनको देंगे उनको देंगे, उनके हर बात के पैसे हैं। तो कम से कम फोटो भी खिंचती रहेगी और परिवार के लिए कुछ पैसे भी, धन भी इकट्ठा होता रहेगा। नहीं तो सब सत्ता तो खत्म ही हो चुकी है। तो अगर वाकई में पॉलिटिक्स करनी है तो जरा कश्मीर चले जा भाई, और कश्मीर में जाकर एक 50,000 लोगों को इकट्ठा करके डल झील पर एक हाय हाय कर लो, तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। और तुम जब छूटे थे तो ये बता दो जरा, छूटने के बाद कितने लोग वहां आपका स्वागत करने गए थे? तो आपको अपनी औकात पता लग जाएगी हम किस स्टेट में। तो हकीकत क्या है कि आपके पास जब कुछ नहीं होता तो आप सिर्फ बकबकानंद बन जाते हैं, सिर्फ मुंह से भाषण दो। और भाषण देकर ये जो हमारे देश में एक तथाकथित पढ़ी लिखी जमात है ना, जो देश के एंटी स्टैब्लिशमेंट अपने आप को कहती है, आप उनके हीरो बन जाइए, करिए फिल्में उनके साथ। ये हो रहा है, बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। और अगर बच्चा होता तो इनके पिताजी वो भी तो छूट चुके हैं। जरा वो भी तो खूब भाषण देते थे हर तीसरे दिन रामलीला के मैदान में। दशहरा आ रहा है,
दशहरा आ रहा है, एक बार फिर दशहरे में जाकर कुछ भाषण दे लें, जम्मू कश्मीर में कर लें, तो पता लग जाएगा कि उनका कितना वोट बैंक बचा है और कितना उनकी पॉलिटिक्स बची है। हकीकत यह है कि आज की केंद्र सरकार ने उनकी जमीन से जमीन ही कसका दी है। अब उनके पास कोई बचा उचा नहीं है, तो भाषणबाजी करते रहे, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। यकीनन अब आखिरी बार हो चुका है। अगले इस आने वाले 5 अगस्त को 1 साल पूरा भी हो जाएगा। सरकार के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जो संवैधानिक एकात्मता है वो लगभग पूरी हो चुकी है। आगे जो वायदे सरकार ने किए हैं, हमें उम्मीद है कि वो वायदे भी लगातार सरकार पूरी करते रहेगी। सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से इस एकात्मता को समझाया, संवैधानिक इंटीग्रेशन को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।